जय हिंद साथियों, मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिकोडिंग जीएस पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे गुलाम वंश के अंत के बारे में, जिसमें हम बलवन से कैमूस तक के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम देखेंगे बलवन का परिचय और उसके उदय के बारे में, निरंकुशता व राजस्व का सिद्धांत, दरबारी प्रथाएं, फारसी प्रभाव, सैन्य व गुप्तचर प्रशासन, लोहे एवं रक्त नीति, विद्रोह का दमन व न्याय, मंगोल आक्रमण व मृत्यु, उत्तराधिकारी व वंश का पतन। चलिए शुरू करते हैं। गयासुद्दीन बलवन जो 1265 से 1287 तक रहा, इसके उदय की यात्रा देखते हैं। ये कैसे इस पद तक पहुंचा। इल्तुतमिश द्वारा इसे दास के रूप में खरीदा गया था। अमीर ए शिकार ये बहराम शाह के समय बना। अमीर ए आखूर जिसे अश्वशाला का प्रमुख कहते हैं वो मसूद शाह के समय बना। नायब ए मुमलिकात जो प्रधानमंत्री होता है वो नसीरुद्दीन महमूद के समय बना। और ये सुल्तान उसके बाद ये सुल्तान बनता है। नसीरुद्दीन महमूद ने इसे उलूम खां की उपाधि दी। इसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। ने द्वितीय इलवरी वंश की स्थापना की। यह खुद को ईरानी नायक अफरशियाब का वंशज बताता था। बलवन ने इल्तुतमिश के तुर्क-ए-चहलगानी जो 40 सरदारों का दल होता था उसको पूरी तरह नष्ट कर दिया। आइए देखते हैं बलवन का राजतत्व सिद्धांत। उसके दैवीय अधिकार, उसने खुद को जिल्ले-लाही जिसका मतलब ईश्वर की छाया और नियामत-ए-खुदाई इसका मतलब ईश्वर का प्रतिनिधि। उसने कहा मुझको सीधे आदेश ईश्वर से प्राप्त होते हैं। बलवन की निरंकुशता, उसने कहा राजा का जो निर्णय होता है वो ईश्वर की इच्छा के समान होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दरबारी प्रथाएं और खौफ का माहौल, इसने फारसी पद्धति पर आधारित अपना दरबार चलाया, जैसे सिजदा। इसने घुटनों पर बैठकर राजा को साष्टांग प्रणाम करना। पैबोस इसमें पेट के बल लेटकर राजा के पैर चूमना। और नवरोज फारसी नववर्ष का त्योहार शुरू किया। इन्हें न्यायिक शिष्टाचार माना गया। दरबार में हंसना पूरी तरह वर्जित था। दरबार में मतलब कोई हंस नहीं सकता है। ये हमेशा भारी अंगरक्षकों के साथ चलता था और बिस्मिल्लाह कहते हुए सभी लोग चलते थे, जिससे खौफ बना रहे। प्रशासन और सैन्य गुप्तचर विभाग, इसके राज्य की शक्तियां, इसने सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज बनाया, जिसका सेना मंत्री जो प्रमुख था इमाद उल मुल्क को बनाया। इसने सेना को अत्यंत मजबूत और संगठित किया। इसने सैनिकों को नगद वेतन देने के प्रयास किया पर विफल रहा। इसका कोतवाल फखरुद्दीन ने के कहने पर वापस लिया। जो निर्णय था वो फखरुद्दीन के कहने पर वापस ले लेता है ये। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसने एक गुप्तचर विभाग बरीद ए मुमालिक बनाया, जो अत्यंत स्वतंत्र और गुप्त व्यवस्था वाला था। इसका खौफ कायम करने का सबसे बड़ा साधन, कोई गुप्तचर के डर से विरोध नहीं करता था। मतलब इसका जो खौफ था वो उसके गुप्तचर की वजह से था। कोई भी अगर उसका विरोध करता था तो वो उसका कत्लेआम कर देता था। बलवन की लौह एवं रक्त नीति, इसने दिल्ली के आसपास मेवाती जो लुटेरे थे उनका आतंक मचाते थे। दिन दहाड़े लूटपाट और महिलाओं का अपमान करते थे। लोहे एवं रक्त की नीति बलवन द्वारा अपनाई गई, जिसमें 300 अफगान खिलजी सैनिकों की विशेष भर्ती की गई। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, खिलजी अफगान मूल के थे, लेकिन उनका पहला शुद्ध अफगान वंश लोधी वंश को माना जाता है। मेवातियों का क्रूरता से अंत, जंगलों की कटाई और क्षेत्र खिलजियों को सौंप दिया। कठोर न्याय और विद्रोह का दमन, इसके समय जो विद्रोही थे उनके नाम है मलिक बकबक, जो बदायूं का इक्तेदार था। बलवन ने इसको 500 कोड़े लगवाए, जिससे इसकी मृत्यु हो गई, जिससे बलवन के न्याय का खौफ हुआ। उसके बाद अमीन खां जो अवध का था, बंगाल विद्रोह दमाने में विफल रहा। अवध के गेट पर इसको फांसी लगा दी गई। उसके बाद तुगरिल खां, जिसने बंगाल में विद्रोह किया 1289 में, खुद को सुल्तान मुगीसुद्दीन कहा।
इसके बाद बलबन ने इसको मुर्शिदाबाद में खाल उतरवाकर भूसा भरवाया और 3 किलोमीटर तक विद्रोहियों को लटकाया। यानी कि जो इस तुगरिल बेग के जो समर्थक थे उनको भी उसने मरवाया। और तुगरिल को मारने के बाद बलबन ने अपने बेटे बुगरा खां को बंगाल का इक्तदार बनाया और यही हश्र होने की चेतावनी दी। उसने कहा, अगर दोबारा से विद्रोह होता है तो तेरा भी यही हश्र होगा। मंगोल आक्रमण और लोह सुल्तान का टूटना। 1279 और 85 में उत्तर पश्चिम सीमा पर भयंकर मंगोल आक्रमण हुआ, जिसमें 1285 में बलबन के सबसे प्रिय बड़े पुत्र मोहम्मद की मंगोलों से लड़ते समय मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद की जगह फिर जलालुद्दीन खिलजी, जो खिलजी वंश का संस्थापक बनेगा, मंगोल सीमा का रक्षक नियुक्त किया गया। दरबार में एकदम कठोर दिखने वाला बलबन रात में अपने कमरे में फूट फूट कर रोता था। 1287 में बीमारी और सदमे के कारण बलबन की मृत्यु हो गई। इसका मकबरा नई दिल्ली में है। जनता अपने न्यायप्रिय सुल्तान के लिए 40 दिन तक रोई और कपड़े फाड़ दिए। उत्तराधिकारी और गुलाम वंश का पतन। इसके बाद केकूबाद आता है, जो 1287 से 1289 तक रहता है। ये मोहम्मद का पुत्र था। इसने किलोखरी का किला बनवाया। फखरुद्दीन के दामाद निजामुद्दीन के डर से ये मुल्तान भाग गया। इसके बाद कैमूर्स आता है, जो 1289 से 90 तक चलता है। ये अंतिम शासक था गुलाम वंश का। बुगरा खां का पुत्र था ये। इसने उपाधि शमशुद्दीन द्वितीय की उपाधि ली। मात्र 17 से 18 वर्ष की इसकी आयु थी। विलासिता का शिकार था ये। इसका पिता बुगरा खान ने आकर दरबार में सिजदा किया और समझाया। जलालुद्दीन खिलजी को कैमूश का संरक्षक बनाया गया। इसी जलालुद्दीन खिलजी ने सोते समय कैमूश की हत्या कर दी और यमुना में फिकवा दिया। इसी के साथ गुलाम वंश का अंत होता है। जलालुद्दीन द्वारा खिलजी वंश की स्थापना 1290 में की जाती है। आइए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। बलबन ने कौन कौन सी उपाधि ली थी? बलबन ने उलूग खां, जिल्लेलाही, नियामत खुदाई, द्वितीय इलवरी वंश की स्थापना की। इसके प्रमुख विभाग देखते हैं। इसने दीवान ए अर्ज, जो सैन्य विभाग, बरीद ए मवालिक, गुप्तचर विभाग बनाया। इसकी दरबारी प्रथाएं सिजदा, पैबोस और नवरोज थीं। इसकी प्रमुख नीतियां लोह एवं रक्त नीति, मेवातियों के खिलाफ निरंकुशता का सिद्धांत इसने लागू किया। इसके विद्रोह का दमन इसने तुगरिल बेग, जो 1289 में बंगाल में था, इसका अंत किया। मलिक बकबक बदायूं का अंत किया। अंतिम शासक कैकूबाद, जो किलोखरी किला बनवाया। कैमूश गुलाम वंश का अंतिम शासक था, जो जलालुद्दीन खिलजी द्वारा मारा गया। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आगे का जानने के लिए आप इस चैनल पर बने रहें। अगली वीडियो देखेंगे खिलजी वंश के उदय के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद।